क्या ममता बनर्जी सच में बीजेपी से बंगाल में हार गई? यह सच एक बिजली के झटके जैसा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल वो राज्य है जहां पर ममता दीदी की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता था। वहीं का वोटर खामोशी से तख्ता पलट की पटकथा लिखता है और 15 साल से दीदी का जो अजय किला था वो पल भर में ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। और वहीं पर यह मामला सिर्फ एक हार जीत का नहीं रहता। यह सवाल उठता है कि क्या 2026 में बंगाल ने सिर्फ सरकार बदली है या फिर राजनीतिक सोच को पलट दिया है? क्योंकि जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर बीजेपी लहर से आगे बढ़कर सुनामी से जीत दर्ज करती है, बीजेपी 1950 से इसे अपने ख्वाबों का बंगाल बनाना चाहती थी। 2016 तक तो ये जमीन तलाश रही थी, 2021 में दरवाजे तक आई थी, लेकिन अब वो सरकार बना रही है उस राज्य में जहां पर दीदी अजय थी। और यहीं से फिर सवाल कि क्या यह सिर्फ चुनावी नतीजा है या भरोसे को टूटने का जिसे सालों तक कायम बताएगा, क्योंकि किले अक्सर बाहर से नहीं अंदर से गिरते हैं। सवाल की दरार कहां पड़ी? बीजेपी अचानक से मजबूत हुई, टीएमसी अचानक से कमजोर हुई, या फिर सोची समझी तैयारी थी? क्या धर्म की राजनीति ममता बनर्जी के बाहर जाने की वजह बनी, या फिर जनता जो है वो सरकार के कामकाज से नाराज थी? क्या संदेश खाली और आरजी कर जैसे मामलों ने महिलाओं का भरोसा तोड़ा? क्योंकि जिस भी राज्य में महिलाओं को लेकर योजनाएं आती थी वहां पर सरकारें जीतती थी। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत महिलाएं थी, लेकिन महिलाओं ने ही ममता के खिलाफ वोट दिया। सवाल यह भी कि वो मुस्लिम वोटर जिसको लेकर दीदी बहुत स्ट्रांग स्टैंड लेती थी, क्या वो भी छिटक कर किसी और के पास गया? देखिए, ममता बनर्जी को लेकर एक भ्रम था कि वो हार नहीं सकते, लेकिन इतिहास गवाह है कि सियासत में कोई भी अजय नहीं होता। 2026 वो मौका बना बीजेपी के लिए, एक परसेप्शन बना ममता बनर्जी के जाने का, नजरिया रखा गया, और वो नजरिया इतना ताकतवर कि ममता बनर्जी वर्तमान से इतिहास बन गई। और आज इसीलिए जब हम विश्लेषण करेंगे तो कई बातों को समझना जरूरी है। आज के विश्लेषण में हम समझेंगे कि पश्चिम बंगाल जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि है, वहां पर बीजेपी के जीत के मायने क्या है? क्या बंगाल में ममता किला कमजोर था? कैसे नॉर्थ बनाम साउथ बंगाल ने ममता बनर्जी को हरा दिया? हम आपको बताएंगे कैसे संगठन की शक्ति ने ममता के साम्राज्य को खाड़ा, कैसे मुस्लिम वोटर इस बार एक निर्णायक भूमिका निभा रहा था, क्यों महिलाएं योजनाओं के बावजूद बीजेपी के साथ गई, भद्रलोक बीजेपी के साथ क्यों गया, ममता बनर्जी का आमार बांग्ला बाहरी बीजेपी वो क्यों नहीं चला, जातीय समीकरण ने कैसे पटका, प्रवासी मजदूरों ने कैसे झटका दिया, और आर्थिक तंगी और उन कंपनियों का जाना जिनके नाम पर 34 साल की लेफ्ट को हटाकर ममता आई थी, क्या उन्होंने ही ममता को झटका दिया? ये सारे सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं। इन सवालों के साथ हम आपको यही बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीतने के बाद किन किन चुनौतियों का सामना करेगी, क्या क्या बड़ी बातें बीजेपी के सामने होंगी, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपके पास समय है एक अच्छा विश्लेषण देखने का न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस वीडियो को देखिए। नहीं समय है, आपको झटपट केवल अपने मन की बातें सुननी है, तो बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पर, टीवी पर, जो आपको बता रहे होंगे अपने अपने एजेंडे से। लेकिन अगर आप रुक रहे हैं तो हमारी आपसे गुजारिश भी है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ेगा, ताकि हम जो ये मेहनत करते हैं आपके लिए वीडियोस बनाने की न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप तक पहुंच सकें। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में दे दिया है, एक स्क्रीनशॉट लगा दिया, मोबाइल से स्कैन कीजिए, व्हाट्सएप जुड़ जाएंगे, सारे वीडियोस आपको झटपट मिल जाएंगे। और अगर फॉलो नहीं करते तो वो भी कर लीजिएगा, थोड़ी हौसला अफजाई होगी। अब शुरू करते हैं न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से विश्लेषण उनके लिए जो अब यहां ठहरे हैं। देखिए, अगर आंकड़ों गौर करें और गहराई समझें तो समझ में आता है कि बंगाल की जमीन पर इस बार चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं था, एक राजनीतिक क्रांति था। 4 मई 2026 को जो नतीजे आए उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि बीजेपी ने इस बार अविश्वसनीय छलांग मारी है। ऐसी छलांग जिसकी कल्पना करना भी बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के लिए मुश्किल था। 200 के आसपास सीटें बताई जा रही है बीजेपी की, 100 के आसपास सिमट रही है टीएमसी। 2-4 सीट आगे पीछे हो तो उसको लेकर लोड मत लीजिएगा, क्योंकि वो आंकड़ा आगे पीछे हो रहा है। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये कि
पिछली बार के मुकाबले 120 सीटों से ज्यादा उछाल बीजेपी पा रही है और यह भारतीय राजनीति के गलियारों को हिलाकर रखने वाला है। ममता बनर्जी 100 के अंदर सिमट रही है। 120 से अधिक सीटों का उनको नुकसान हो रहा है और यह बंगाल के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक पतन माना जा रहा है। वोट परसेंटेज की बात करें तो बीजेपी 48% तक पहुंच गई, लगभग 50%, जो बताता है कि बंगाल में एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो बदलाव के पक्ष में वोट कर रहा था। वो जो 90% वोट पड़े थे वो इसी वजह से पड़े थे क्योंकि वो बीजेपी को जिताना चाह रहे थे। इसलिए सिर्फ सीटों की जीत नहीं है, उस पुरानी कार्यशैली को भी जवाब है जिसे बंगाल ने इस बार ठुकरा दिया है। अब ये बात तो चुनावों के नंबर को लेकर, लेकिन अब सवाल कि बीजेपी के लिए जीत के मायने क्या है, क्योंकि बंगाल की इस जीत को अगर आप सिर्फ हार जीत के आंकड़ों से देख रहे हैं तो इस तस्वीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा आप मिस कर देंगे। इस जीत के सबसे बड़े मायने यह है कि बीजेपी के लिए चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं है, अपनी वैचारिक जड़ों में वापस कदम रखना है, एक नए इतिहास को जन्म देना है। क्योंकि बीजेपी को जन्म देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने जनसंघ की नींव रखी थी, वो पश्चिम बंगाल से आते थे। उन्होंने जिस राजनीति की कल्पना की थी, दशकों तक बंगाल की जमीन पर उस राजनीति के लिए जगह ही नहीं बनी थी। पहले वामपंथियों का लंबा दौर था, एक ऐसा दौर जहां धर्म संस्कृति की बात करना राजनीति के केंद्र में नहीं था। फिर 34 साल बाद वो हटे तो टीएमसी आ गई। उन्होंने अपनी एक अलग मजबूत क्षेत्रीय पहचान खड़ी की। इस पूरी प्रक्रिया में बीजेपी हमेशा एक बाहरी पार्टी रही, उत्तर भारत की पार्टी कहकर बंगाल से उसे दूर रखने की कोशिश की गई। लेकिन आज की जीत का मतलब यह है कि बंगाल के वोटर ने बीजेपी को बाहरी वाले ठप्पे से मिटा दिया है। बीजेपी के लिए जीत एक किस्म की वैचारिक घर वापसी है, क्योंकि सालों तक जिस राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक पहचान की बात को बंगाल की मुख्यधारा की राजनीति में हाशिए पर रखा गया, आज उसी सोच को बंगाल के भद्रलोक और आम जनता दोनों ने मिलकर सहज स्वीकार किया है। यह उस पुराने दावे का अंत है कि बंगाल की राजनीतिक सोच बाकी भारत के साथ मेल नहीं खाती। असल में बंगाल का मिजाज नहीं बदला था, वो सालों से अपनी पुरानी पहचान को ढूंढ रहा था जो सत्ता के शोर में दबी थी। मुखर्जी की जमीन पर कमल खिलना यह साबित करता है कि राजनीति का पहिया वहीं पर आया है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी, और यह इशारा करता है कि बंगाल केवल क्षेत्रीय पहचान तक सीमित नहीं है, अब मुख्यधारा की राजनीति का हिस्सा बन रहा है, जिसकी नींव कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखी थी। सरल शब्दों में कहें तो जीत बंगाल की राजनीति के पुराने सांस्कृतिक गौरव की वापसी का संकेत है, जिसे आधुनिक राजनीति ने लंबे समय तक किनारे रखा था। लेकिन सवाल कि यह हुआ क्यों, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है वो महिला वोटर की थी। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है, जो लोग शॉक्ड हैं कि जिस भी राज्य में महिलाओं को लेकर तमाम स्कीम्स दी गई हैं वहां पर कभी हार हुई ही नहीं, फिर बंगाल में ममता कैसे हार गई? वो तो खुद महिला थी, महिलाएं ही क्यों खिलाफ हो गई? देखिए, बंगाल की महिलाएं हमेशा से ममता बनर्जी की बहुत बड़ी ताकत रही है, सबसे बड़ा मजबूत वोट रैंक। दीदी ने तमाम योजनाएं दी, लक्ष्मी भंडार जैसी, जिसने उम्मीद जगाई थी। लेकिन 2026 के नतीजे बताते हैं कि जब बात इज्जत, सुरक्षा, गरिमा की आती है तो शायद पैसे या सरकारी मदद तुच्छ पड़ जाती है। आरजी कर अस्पताल जैसी डरावनी घटनाओं ने बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा के दावों को पूरी तरह से उखाड़ फेंका। जब समाज ने देखा कि अपराधियों के बचाव में ममता खड़ी हो गई, ममता ने यह स्टेटमेंट दे दिया था कि महिलाओं को रात को निकलना नहीं चाहिए, वो क्यों निकल रही है। यह बात शायद बंगाल की हर बेटी के दिल में चली गई, और संदेश खाली के महिलाओं ने जो दर्दनाक बीती सुनाई, उसने पूरे बंगाल की महिलाओं को झकझोरा। यही वो मोड़ है जहां टीएमसी का सबसे मजबूत वोट बैंक था, जो बीजेपी के पक्ष में चला गया। यह बात साबित करती है कि सरकारी योजनाओं का लाभ असुरक्षा के डर को खत्म नहीं करता, जो हर रोज महिलाएं महसूस करती हैं। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है रत्ना देवनाथ, क्योंकि सिस्टम ने जिसे नहीं समझा, जनता ने उसे खुद सिस्टम बना दिया। 2026 के चुनावी नतीजों में अगर कोई एक ऐसी जीत है जिसने ममता बनर्जी की सत्ता की नींव हिलाई है तो वो है पनिहट्टी सीट से रत्ना देवनाथ की ऐतिहासिक जीत। रत्ना देवनाथ कोई पेशेवर नेता नहीं, वो उस बदनसीब बेटी की मां है जिसके 2024 में आरजी कर अस्पताल के अंदर दरिंदगी के बाद हत्या की गई थी। और इसीलिए आज सोशल मीडिया पर जनता लिख रही है कि इफ द सिस्टम फेल्स बी द सिस्टम। यह नारा ममता की हार का सबसे बड़ा सबूत है। जब अपनी बेटी के इंसाफ के लिए उन्होंने हर दरवाजे खटखटाया और सिर्फ राजनीति मिली, तो यह तय किया कि सिर्फ याचक बनकर नहीं इंसाफ मांगना है, बल्कि सिस्टम के अंदर बैठकर बदलना है। टीएमसी का भेदगढ़ था पनिहाटी, वहां पर टिकट मिला। रत्ना देवनाथ ने राजनीति नहीं की, एक मां के दर्द को जनता के सामने रखा, और यह इतना मारक था
कि पूरे प्रदेश को हिलाकर रह गया। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी के लिए इंसाफ और आपकी बेटियों के लिए सुरक्षा, उनके आंसू, वो मंच पर रोने की तस्वीरें, इन तस्वीरों ने बंगाल की करोड़ों महिलाओं को हिलाकर रख दिया, उनके दिल में घर कर दिया। और उन्हें लगा कि रत्ना देवनाथ असली आवाज है जो सत्ता की कुर्सी पर बैठकर उनकी सुरक्षा गारंटी दे सकती है। 20,000 वोटों से ज्यादा मार्जिन से उनकी जीत हुई है। बंगाल की जनता ने उस राजनीति को हटा दिया जो महिला सुरक्षा जैसे गंभीर मसलों पर असंवेदनशील थी। ममता बनर्जी महिला होकर भी उस दर्द को नहीं समझ पाई थी और इसी वजह से आम जनता खुद खड़ी हुई और खुद सिस्टम बनकर इंसाफ का फैसला किया। और ये देश में भी नेताओं के लिए चेतावनी है कि आप किसी मां के आंसुओं का सौदा नहीं कर सकते। जब एक मां राजनीति अखाड़े में उतरती है तो बड़े बड़े किले ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। लेकिन सवाल यह, क्या यह अकेला विषय था या वाकई बंगाल में ममता का किला कमजोर हो गया था? देखिए, अगर 2011 से 2021 तक के दौर को याद करें तो बंगाल में सिर्फ एक नाम की तूती थी, वो थी ममता बनर्जी। वामपंथियों के 34 साल पुराने अभेद किलों को ऐसे ध्वस्त किया था कि वो खुद बंगाल की पहचान बन गई। 2021 की जीत के बाद तो ऐसा लगने लगा कि दीदी का कोई विकल्प बंगाल में पैदा हो ही नहीं सकता। लेकिन जमीनी हकीकत टीवी अखबारों की हेडलाइन से अलग थी। अब जो नतीजे आए उसे देखकर यह लगता है कि 2021 के बाद से ही बंगाल के गांव देहात में टीएमसी को लेकर भरोसा टूटना शुरू हो गया था। सत्ता के लंबे दौर में निचले स्तर पर नेताओं का जो तानाशाही रवैया था उसने आम बंगालियों की जिंदगी मुसीबत बढ़ाई थी। करप्शन की बार बार खबरें आ रही थी, सरकारी घोटालों की। पहले शायद लोग खौफ के मारे चुप थे, लेकिन कब तक डरेंगे? 2026 में जब मौका लगा तो वोट की चोट से जवाब दिया। वोटर के मन की ये नाराजगी एक दिन की नहीं थी, ये कई सालों से धीरे धीरे बन रही थी। वैसे ही जैसे लिफ्ट को खाड़ फेंका था, वैसे ही जैसे कोई मजबूत इमारत धीरे धीरे दीमक चाट रही हो। दीदी अकेला बाहर से मजबूत था लेकिन अंदर की नींव कमजोर हो गई थी और यही देखने को मिला। और भी वजह थी, जैसे एक वजह थी नॉर्थ बंगाल वर्सेस साउथ बंगाल। जो लोग बंगाल की राजनीति को समझते हैं वो जानते हैं कि नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल के बीच एक बड़ा अंतर था, बिल्कुल वैसे ही जैसे टू इंडिया, भारत और इंडिया के बीच में। और इस बार के नतीजे साफ बताते हैं कि दोनों इलाकों ने मिलकर टीएमसी को सत्ता से बाहर किया है। नॉर्थ बंगाल के इलाके सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार जैसे इलाके जो सालों से खुद को कोलकाता की सरकार से उपेक्षित महसूस कर रहे थे, वहां के लोगों के मन में बात पत्थर की लकीर थी कि विकास का सारा ध्यान, सारा पैसा कोलकाता के आसपास रहता है। इस बार के वोटिंग पैटर्न साफ लगता है कि नॉर्थ बंगाल ने अपनी बरसों पुरानी नाराजगी को बीजेपी के पक्ष में वोट किया। बीजेपी ने वहां के स्थानीय मुद्दों, क्षेत्रीय गौरव की बात की, उसने लोगों को जोश भरा। अगर बात साउथ बंगाल की करे तो कभी टीएमसी की जान हुआ करता था, वहां इस बार मामला पूरी तरह पलट गया। शहरी ग्रामीण वोटर वहां की स्थानीय वसूली, सिंडिकेट राज से परेशान था। नॉर्थ बंगाल में जहां उपेक्षा खिलाफ मोर्चा खोला गया, वहीं साउथ बंगाल ने कुशासन के कड़वे अनुभवों पर अपना फैसला सुनाया। और इन दोनों इलाकों की जुगलबंदी ने टीएमसी की जमीन को वहां से बदल कर रख दिया। इसके अलावा बीजेपी ज्यादा एक्टिव भी थी। हां, नतीजे देखकर यह बात साफ होती कि बीजेपी ने सिर्फ रैलियों और भाषणों के जरिए जंग नहीं लड़ी। एक, उन्होंने ध्यान दिया कि कोई ऐसी बात ना बोले जो बंगाली अस्मिता पर जाए। दूसरा, जमीन पर कार्यकर्ताओं की एक फौज खड़ी हो गई जिसने सालों पुराने डर के तंत्र को ध्वस्त किया। इसमें बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की जान भी गई। दरअसल बंगाल की एक कड़वी सच्चाई है कि यहां अक्सर डर के साए में राजनीति चलती है। 2021 के बाद जो हिंसा हुई उसने आम आदमी को खामोश किया था, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपनी पूरी संगठन शक्ति को पाताल तक सक्रिय किया। हजारों समर्पित कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ वोटरों के घर घर जाकर उन्हें समझाया, बल्कि वोटिंग के दिन भी टीएमसी के धौंस के सामने सीना ताने खड़े रहे। पन्ना प्रमुखों ने व्यक्तिगत तौर पर संवाद किया, लोगों को भरोसा दिलाया कि उनका वोट सुरक्षित है। रैलियों में भीड़ भले ही कुछ भी कह रही हो, लेकिन जब वोटिंग मशीन के सामने लोग खड़े हुए तो संगठन की सुरक्षा कवच ने बिना खौफ के अपनी असली पसंद चुनने की ताकत दी। यह डर का टूटना था जिसने टीएमसी के पूरे तंत्र को धराशायी किया, जो केवल शायद एक वक्त के बाद धौंस रसूख पर टिका था। और एक बार जब आम आदमी के मन से डर निकल जाता है तो वो लोकतंत्र में बड़ा शक्तिशाली हो जाता है। शायद ये ममता के खिलाफ गया। खिलाफ वैसे मुस्लिम वोटर भी गए शायद। क्या टीएमसी और बंगाल के मुस्लिम वोटर में दरार आई? देखिए, ये इस चुनाव में सबसे दिलचस्प और गहरा हिस्सा है और इसे बहुत बारीकी समझने की जरूरत है। सालों से मुस्लिम वोट बैंक को टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत माना गया, अटूट ताकत। इसे हिलाना असंभव था। लेकिन 2026 के चुनावी पैटर्न नतीजों को देखें तो ऐसा लगता है कि समुदाय का एक बड़ा हिस्सा, खासकर जो नौजवान है, वो शायद ममता बनर्जी से आगे बढ़ गया। शायद वो केवल चुनावी नारेबाजी नहीं चाह रहा था, वो अपने बच्चों के लिए मॉडर्न शिक्षा, रोजगार की मांग कर रहा था।
कुछ नेताओं ने जिस तरह के बयान दिए, इसका भी असर गया। अल्पसंख्यक वोटरों को लगा कि शायद इमोशनल बातें डराने की राजनीति से लाई बदल नहीं रही, और कई सारे और पॉलिटिकल मुस्लिम नेता भी निकल कर आए, जिनकी वजह से भी ममता का वोट छिटका। नतीजों को देखकर साफ लगता है कि मुस्लिम वोटर केवल पहचान के बजाय भविष्य और सुरक्षा को अहमियत दे रहा था और अपने नेताओं को चुनने लगा। वो नेता जो पश्चिम बंगाल में नई बाबरी मस्जिद बना रहे थे, क्योंकि उनकी जीत भी बताती है कि बंगाल में मुस्लिम जो आबादी है वो अपने मुसलमान नेताओं को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, और ये भी ममता के लिए एक परेशानी का सबब बना। वैसे ही जैसे भद्रलोक उनका साथ छोड़ गए। बंगाल की राजनीति में भद्रलोक, अगर आप नहीं जानते तो बता दें, उन्हें कहते हैं जो पढ़ा लिखा जागरूक मध्यम वर्ग है, और हर बार यही चुनाव का रुख तय करता है। पहले यह वर्ग वामपंथियों की ताकत था, फिर दीदी के पास गया। यह माना जा रहा था कि बीजेपी की सोच और विचारधारा ये वर्ग स्वीकार नहीं करेगा, आम मध्यम वर्गीय बंगाली। लेकिन 2026 के नतीजों ने पुरानी सोच पर ताला लगा दिया। इसे देखकर लगता है कि इस बदलाव के पीछे केवल विचारधारा की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के अंदर आ चुकी सड़न के खिलाफ गुस्सा था। कोलकाता के डॉक्टरों, इंजीनियरों, प्रोफेसरों ने जब अपनी आंखों से देखा कि शिक्षा और अस्पताल जैसे पवित्र संस्थानों में भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी हो गई, तो शायद उनका ममता से मोह भंग हो गया। आरजी कर जैसी घटनाओं ने इस वर्ग के स्वाभिमान को चोट पहुंचाई। शायद इसी वजह से सिर्फ सरकारी खैरात नहीं चाहिए थी, एक सुरक्षित समाज चाहिए था, जो ममता नहीं दे पा रही थी, और इसलिए वो बदलाव की तरफ गए। शायद उन्हें यह लगा कि बंगाल की विश्वविख्यात संस्कृति अब सिंडिकेट राज की भेंट चढ़ गई है। बीजेपी ने सड़क को सही समय पकड़ा, उन्हें उम्मीद दी, एक नई व्यवस्था का भरोसा दिया, और इसीलिए शायद इस वर्ग ने अपना रास्ता बदला। वैसे ही जैसे ममता के लिए लेफ्ट से मुंह मोड़ा था। लेफ्ट ने भी शुरुआत में काम किया, बाद में गुंडागर्दी बदल दिया। टीएमसी शुरुआत में काम, बाद में गुंडागर्दी। इसी वजह से शायद बंगाल की अस्मिता का बीजेपी को रक्षक मान लिया, और यही वजह शायद है कि अमार बांग्ला ममता का नहीं चला। ममता बनर्जी का सबसे बड़ा राजनीतिक दांव हमेशा से बंगाली अस्मिता था। सालों तक बीजेपी को बाहरी बताकर लोगों को कहा कि हम आपके हैं, अमार बांग्ला। इस अमार बांग्ला के नारे ने पिछली बार बहुत काम किया था, लेकिन 26 के नतीजों को देखकर लगता है कि इस बार बीजेपी ने इस दांव को ममता के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनाया। इसकी एक बहुत बड़ी वजह नजर आती है कि टीएमसी की अस्मिता वाली राजनीति पिछले कुछ समय से सिर्फ भाषा और संकुचित पहचान की एक छोटी लड़ाई बनकर रह गई। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने बंगाली पहचान को सांस्कृतिक गर्व, आधुनिक भारत के विकास से जोड़कर पेश किया। बंगाल के महान ऋषियों, क्रांतिकारी महापुरुषों की बात की, जिससे आम बंगाली को एहसास हुआ कि बीजेपी उनकी जड़ों और महान इतिहास का सम्मान कर रही है। और बीजेपी ने भी सुनिश्चित किया कि बीजेपी का कोई भी नेता बंगाल या बंगालियों को लेकर कोई ऐसी बात ना कहे जो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हट कर जाए, ज्यादा बयानबाजी ना करे। बीजेपी ने बड़े स्मार्टली यहां खेला। आपने अगर देखा हो, प्रधानमंत्री ने भी बार बार अपने लोगों को संदेश दिया था, और जब शासन में कमियां दिखे तो लोगों को लगता है कि अस्मिता की बात करना केवल कुर्सी बचाने जैसा है, क्योंकि ममता को मौका नहीं मिला बीजेपी की जबान से कोई ऐसी बात पकड़कर हाईलाइट करने का जो बंगालियों की सेल्फ रिस्पेक्ट को हट करती। और इसी वजह से लोगों ने महसूस किया कि पहचान के नाम पर ममता तरक्की की दौड़ पीछे छोड़ रही है। लोगों ने इस बार साफ किया, बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए सिर्फ भाषा प्रेम की जरूरत नहीं है, बल्कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था और सुरक्षा भी चाहिए, जो पूरी दुनिया में फिर से बंगाली गौरव को दिला सके। एक और इसमें बड़ा अच्छा दिलचस्प खेल है, जातीय समीकरण ने भी टीएमसी को पटका है। अक्सर लोग बंगाल की राजनीति को सिर्फ धार्मिक नजरिए से देखते हैं, लेकिन 2026 की असली कहानी वहां के सामाजिक और जातिगत समीकरणों में उलटफेर की है। मतुआ, नाम शूद्र और राजवंशी जैसे बड़े समुदायों ने इस बार बीजेपी को समर्थन दिया, जो इस जीत की बड़ी वजह बना। इन लोगों का काफी समय से यह लग रहा था कि वे सिर्फ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनके अधिकारों पर ध्यान नहीं है। अपनी पहचान, नागरिकता से जुड़े आम अधिकारों की लड़ाई में बीजेपी की बातों में उन्हें ज्यादा भरोसा दिखा, और इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के बीच भी टीएमसी खिलाफ नाराजगी चरम पर थी। यह महसूस हुआ कि सरकारी तंत्र में उनके हक मारे जा रहे। बीजेपी ने वर्गों को मान सम्मान दिया, उनकी जमीनी समस्याओं को राजनीति के केंद्र बनाया। नतीजों से साफ लगता है कि जब यह वर्ग टीएमसी से विमुख हुआ तो पूरा चुनावी संतुलन बिखरा। अब यह लड़ाई केवल धर्म की नहीं थी, बल्कि सामाजिक हक सम्मान की थी। बीजेपी ने बंगाल के अछूते कोनों और वर्गों तक अपनी पहचान बनाई, जिन्हें राजनीति में अनदेखा किया जा रहा था, और इस संगठित बदलाव ने चुनावी गणित को बदल दिया। और रही सही कसर प्रवासी मजदूरों ने पूरी कर दी। पश्चिम बंगाल में 2026 में टीएमसी की हार में प्रवासी मजदूर एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, गेम चेंजर है। बंगाल के लाखों युवा काम की तलाश में दिल्ली, बंबई, गुजरात जैसे राज्यों में जाने को मजबूर है। ये वो युवा हैं
जो शायद बंगाल में फैक्ट्रियों के ना होने की वजह से बंगाल से बाहर जा रहे हैं। अब यही वजह थी जिस वजह से ममता बनर्जी सरकार में आई थी, क्योंकि बुद्धदेव भट्टाचार्य कई सारी फैक्ट्रियों को ला रहे थे। उस वक्त मजदूरों की जमीन जा रही थी, लोगों ने प्रदर्शन किया लेफ्ट सरकार के खिलाफ, ममता को समर्थन दिया। लेकिन जो नई पीढ़ी आई, जब वो मजदूर बनने लगी, मजबूर हो गई, तब शायद उन्हें एहसास होने लगा कि विकास के रास्ते बढ़ना भी जरूरी है। और चुनाव के वक्त जब ये लोग बड़ी संख्या में अपने गांव लौटे तो अपने साथ एक नया नजरिया, नई उम्मीद लेकर आए, क्योंकि बाकी राज्यों में हो रही तरक्की, वहां मिल रहे शानदार मौकों को आंखों से देखा। और जब वापस लौटे तो अपने राज्य की बदहाली, बेरोजगारी और ज्यादा परेशान करने लगे। परिवार वालों को बताया कि बाकी भारत काफी आगे बढ़ रहा है, बंगाल वहीं टिका पड़ा है, उनके अपने राज्य में संघर्ष है। इन मजदूरों के लिए यह वोट सिर्फ पार्टी को चुनना नहीं था, बल्कि घर में सम्मान के साथ वापस आने की क्रांति की तरफ कदम था। बीजेपी ने आर्थिक पीड़ा को भी गहराई से उठाया, डबल इंजन की सरकार बोलकर चुनाव में पेश किया। मजदूरों को इस सोच से भरोसा लगने लगा और शायद इसी वजह से टीएमसी के विकास के पुराने दावों को उन्होंने छोड़ दिया। पलायन का यह दुख, अपने परिवार के पास वापस आने की तड़फ ने इस बार चुनाव में एक बड़ी जीत दर्ज की है। और इसी वजह से आर्थिक तंगी भी थी। और इसलिए सवाल, क्या आर्थिक तंगी ने बंगाल से ममता को हटाया? देखिए, सच कहें तो आखिर में पेट की आग, खाली जेब असली हकीकत है। बंगाल में कारखानों की लगातार खराब होती हालत, रोजगार के घटते मौकों ने लोगों को हताश किया था। बेरोजगारी बढ़ गई थी, पढ़े लिखे युवा परेशान थे, भविष्य संकट में था। ऊपर से स्थानीय स्तर पर होने वाले कटमनी, चौतरफा करप्शन ने आम आदमी को परेशान कर रखा था। हर सरकारी काम के लिए कमीशन देना पड़ रहा था, बर्दाश्त के बाहर हो गया था। बीजेपी ने आर्थिक परेशानी, लोगों गुस्सों को ताकत बनाया, बड़े उद्योगों और नई नौकरियों का एक सपना दिखाया। और इस सपने पर शायद लोगों ने यकीन कर लिया। कम से कम नतीजे ये कहते हैं। शायद लोगों को यकीन हुआ कि सरकारी राशन या थोड़ी मदद से काम नहीं चलेगा। एक सिस्टम चाहिए जो कमाई के नए रास्ते खोले, बंगाल को औद्योगिक पावर हाउस बनाए। युवा वर्ग इस पुरानी बातों के बजाय ठोस काम इस बार चाह रहा था, और उन्हें जब विकल्प दिखा, सलाखों पर बिठा लिया। 200 प्लस सीट इसी का नतीजा लगती है, और इसी ने 15 साल के ताबूत में आखिरी कील ठोकी। हालांकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक सरकार बनने के बावजूद बंगाल की नई सरकार के सामने चुनौतियां हैं। बंगाल में बीजेपी ने टीएमसी को हटाकर परिवर्तन तो कर दिया, विजय का शंखनाद कर दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जमीन पर कमल खिला दिया। लेकिन बंगाल की मुसीबतें रातों रात खत्म नहीं होंगी। नई सरकार के सामने जो सबसे बड़ा पहाड़ है वो है बंगाल की पूरी अर्थव्यवस्था का पुनरुत्थान करना, बंद पड़े कारखानों को फिर से शुरू करना, लाखों युवाओं को उनके अपने राज्य में काम देना। यह सबसे बड़ी चुनौती होगी। सालों से चले आ रहे सिंडिकेट राज, भ्रष्टाचार के जहरीले जाल को साफ करना, पूरे सरकारी सिस्टम में लोगों को खोया हुआ भरोसा जगाना, यह आसान काम नहीं है। कानून और व्यवस्था को इस तरह सुधारना कि आम आदमी खुद को सुरक्षित महसूस करे, बाहर के निवेशक बंगाल की ओर आए, यह बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में जो गड़बड़ियां हुई उन्हें सुधारना, युवाओं को पारदर्शी तरीके से नौकरियां देना, यह नई सरकार के लिए भी परेशानी का सबब होगा। मेहनत पड़ेगी इसके लिए। बंगाल के समाज में दरारें आई हैं, उसे पाट कर एक साथ लाना, विकास के नए शिखर पर पहुंचाना, यह सरकार के लिए असली चुनौतियां होंगी। लेकिन क्या यह बंगाल के लिए एक नई शुरुआत है? देखिए, 2026 के नतीजे सिर्फ एक चुनाव की जीत नहीं है, यह बंगाल के करोड़ों लोगों के स्वाभिमान और उनकी नई उम्मीदों का ऐतिहासिक सवेरा है। इतिहास में पहली बार बीजेपी ने यहां प्रचंड जीत दर्ज की है, जिसने बंगाल के गौरव को फिर से स्थापित करने का संकल्प किया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी वो उम्मीद जगाएगी जो टीएमसी से ओझल हुई है, या फिर जैसे लेफ्ट से टीएमसी, टीएमसी से बीजेपी? 92% से ज्यादा वोटिंग हुई है। यह बताती है कि बंगाल की जनता खुद अपना भाग्य बदलने के लिए योद्धा की तरह निकली थी। अब बंगाल की राजनीति में केवल पुरानी बातों से काम नहीं चलेगा। जमीनी स्तर पर दिखने वाला बदलाव हर नेता का भाग्य तय करेगा। बंगाल ने नई सरकार को जीत का ताज दिया है, इसके साथ ही करोड़ों सपनों का बोझ भी कंधे पर सौंपा है। ये बीजेपी के लिए चुनौती होगी। हालांकि क्या यह सिर्फ ममता की हार है? देखिए, विश्लेषण तो यही कहता है कि पुरानी सोच की जीत और पुराने कुशासन की विदाई है। राजनीति का सबसे बड़ा सबक यही है कि जब जनता बदलाव का मन बनाती है तो दुनिया का कोई बिगड़ रोक नहीं सकता। आज बंगाल एक नई शुरुआत कर रही है, और इस शुरुआत में खेला इस बार ममता दीदी के साथ हुआ है। लेकिन राजनीति में कुछ भी अंत नहीं होता, और खास तौर पर जब नेता ममता बनर्जी जैसी हो। ममता जमीन से जुड़ी नेता है, उन्हें झटका लगा है, वो पीछे गई हैं। बीजेपी को उम्मीद मिली है। बीजेपी ऐतिहासिक तौर पर भारत के लगभग हर बड़े हिस्से पर पहुंच गई है। वो कह रही है कि उसे सनातन का साथ मिला है, हिंदुत्व का साथ मिला है। मां काली के घर में
पहली बार आशीर्वाद मिला है, लेकिन इस आशीर्वाद से चुनौतियां भी हैं, और इन चुनौतियों पर अगर वो काम करेगी तो जनता फिर आशीर्वाद देगी, वरना ममता वो भी शायद एक मौके की तलाश में होंगी, क्योंकि ममता को कमजोर समझना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। और अगर ना यकीन हो तो ममता बनर्जी पर हमने एक वीडियो किया है उनकी पूरी जिंदगी पर, उसे आप सुनिएगा। आपको जेपी से लेकर मोरारजी देसाई, सोनिया गांधी से लेकर प्रणब मुखर्जी तक आपको समझ में आएगा कि ममता जिद्दी और लड़कर चीजों को हासिल करना जानती है। वो इतनी आसानी से हार तो नहीं मानेगी, लेकिन आज उनकी हार हुई है, बड़ी हार हुई है, ऐतिहासिक हार हुई है। और इस हार के साथ बीजेपी को बधाई, बंगाल की जनता जिसने वोट जिसको भी दिया उनको लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल होने के लिए बधाई। इस विश्लेषण के अलावा कोई और आपको वजह लगती है जिस वजह से बंगाल में ये खेल हुआ है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बताइएगा हमें। कोई और टॉपिक जिस पर चाहते हैं वीडियो बनाए हम, और साथ ही साथ जाते आते व्हाट्सएप चैनल जरूर जुड़िएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकत बढ़ती है, हम आपके लिए और वीडियोस बनाते रहेंगे। नमस्कार, जय बांग्ला।